बैठने के लिए जिसके पास एक्सेस है वो एडजस्ट करे, ठीक है, दैट्स द होल पॉइंट। तो हम अभी हैं शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी, पिलर नंबर 783, ग्रीन लाइन, मेट्रो स्टेशन, पंडित श्रीराम शर्मा। उसके बगल में टीकरी बॉर्डर पे जो किसानों का मोर्चा है, वहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी लगी हुई है और इसका देख रेख करने वाले बहुत सारे लोग हैं। उनमें से 3 हमारे साथ हैं अभी, मुकेश कुलरिया, नवकिरण नट और ज्योतिदास। तो मुझे समझना है कि इस लाइब्रेरी के, एक तो आपकी ट्रॉली टाइम्स का हेडक्वार्टर भी यही है, बहुत मशहूर हो गया ये न्यूज़पेपर पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में, कई पता नहीं प्रिंट भी हो रहा है, और ट्रॉली टॉकीज़ भी शुरू हो गई है। तो आप मुझे ये बताएं कि इसकी जो लॉजिस्टिक्स जो है वो आप कैसे चलाते हैं? थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। लाइब्रेरी कैसे चलती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, ट्रॉली टॉकीज़ और ट्रॉली टाइम्स तीनों के पास? हम पहले आई थिंक लाइब्रेरी से शुरू करते हैं, बिकॉज वो हमारा सबसे फर्स्ट इनिशिएटिव था। इसका आइडिया ये था कि यहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, शायद हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा एक मास मूवमेंट है, और देख रहे थे इतने यंग लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं जिन्होंने कभी इस तरह का मास मूवमेंट देखा नहीं है। तो आइडिया ये था कि इस आंदोलन के दौरान एक तरह का पॉलिटिसाइजेशन हो। अगर ये फार्म क्राइसिस को लेकर हो रहा था कि फार्म क्राइसिस सिर्फ इन 3 कृषि कानूनों को लेकर नहीं, एक बहुत बड़ा लंबा एग्रेरियन क्राइसिस जो हमारा देश का जनता झेल रहा है, उसके अंदर ये बहुत एक तरह से बोल सकते हैं आखिरी नेल की तरह ये 3 अमेंडमेंट्स आए। तो कैसे ये पूरा जो फार्म एग्रेरियन क्राइसिस का हिस्ट्री है उसको कैसे इंगेज किया जाए, और हमने जो इसे लाइब्रेरी का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा। तो भगत सिंह के नाम से ये होता है कि वो जितने बड़े क्रांतिकारी थे उतने बड़े फिलोसोफर भी थे, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉग भी थे। तो भगत सिंह के लिए था कि पढ़ना और लड़ना दोनों बराबर जरूरी है, और ठीक तरीके से लड़ने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो इसी आइडिया को लेते हुए हमने यहाँ पर लाइब्रेरी शुरू किया कि यहाँ पर जो यंग लोग आए हैं उनको भगत सिंह और जो जितने भी दूसरे क्रांतिकारी और जो एग्रीकल्चर को, जो फार्मर्स के पास में रखने को जो बोलते हैं कि पीपल लैंड बिलोंग टू द टिलर्स, इस तरह का जो आइडिया कि ज़मीन और जो जंगल और जो जितना भी आपका प्राकृतिक रिसोर्स है जो लोगों के पास में है, उस आइडिया को लेके हमारी यंग जनरेशन के पास में बिल्कुल उस तरह का पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है। तो कैसे उस मैसेजिंग को हम पहुँचाएँ, इसलिए हमने यहाँ पर लाइब्रेरी शुरू की। छोटी छोटी किताबों के साथ में हम यहाँ पर लोग किताबें इशू करते हैं, और जिस दिन हमने शुरू की एक बंदे ने आके हमें 2000 किताबें बुक रैक दी। तो हमारे पास में सब किताबों का इन्फ्लो है, ये सब डोनेशन से कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं और लोग किताबें लेके जा रहे हैं। और बहुत लोग शुरू में सवाल पूछते किताब वापस नहीं आई तो, लेकिन हमारे पास में जितनी किताबें जा रही उतनी वापस भी आ रही है और लोग किताबें मंगवा रहे हैं, और इनफैक्ट बहुत सारे लोग किताबें नोट करवा के जा रहे हैं कि हमको इस किताब को पढ़ना है। तो ये जो हमारा शुरुआत था उससे हमको बहुत इंकरेजमेंट मिला। उसके बाद में देख रहे हैं कि अगला आइडिया हमने जो ट्रॉली टाइम्स के बारे में, आई थिंक नवकिरण बात करेगी। लेकिन आपके पास कविता और साहित्य की बहुत सारी भी किताबें हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो भी किसान हैं उनको कविता में, कला में, साहित्य में उतनी ही रुचि है जितनी की ज़मीन और इन सब सवालों से। मतलब कविता और साहित्य तो एक तरह का एक मीडियम है। आप देखो उसमें भी आप खेती का बात आप कविता में भी करते हैं, आप साहित्य में भी करते हैं, पॉलिटिकल राइटिंग में भी करते हैं। तो एक बहुत तरह का कॉम्प्रिहेंसिव, एक तरह का आप बोल सकते हैं अलग अलग जॉनरा में है। जैसे आप विद्रोही का बात करते हैं या पाश का बात करते हैं, दूसरे जितने भी पंजाब के या देश भर के कवि होते हैं जिनका एक रूरल लाइवलीहुड को लेकर, एक किसानी परिवार को, मजदूर को लेकर, और जितने भी प्रोग्रेसिव कंटेंट जो हमारा इन सारे जॉनरा में बना है, वो बेसिकली किसकी बात करता है कि जो सबसे समाज का दबा कुचला और जो अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति वो कौन है? मजदूर और किसान और महिला। तो मुझे लगता है ये अलग अलग कंटेंट है। किसी को शायद वो कविता के माध्यम से इंटरेस्टिंग लगेगा, किसी को साहित्य के माध्यम से, किसी को लगता है शायद डायरेक्ट पॉलिटिकल राइटिंग के माध्यम से। तो यहाँ पर हर एक तरह की जो ऑडियंस के लिए हमारे पास में कंटेंट है। तो मुझे लगता है कि मेन पॉइंट है वो ये कि आपको उसको पॉलिटिकली समझना और आप कैसे उसको आगे लेके जा सकते हैं। और ट्रॉली टाइम्स का सोच कहाँ से है? बेसिकली हम शुरू में जब खुद आंदोलनों में जा रहे थे तो हमने देखा कि ऑल्दो पैदल चलते चलते हम खुद 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज पूरी नहीं कर पा रहे थे। ये प्रोटेस्ट तो 15-15, 20-20 किलोमीटर लंबे हैं। तो उसमें हमने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि आंदोलन के अंदर लोगों में कनेक्टिविटी का कमी है।
मतलब शुरू में ये था, इंटरनेट एकदम चल नहीं रहा था, कनेक्टिविटी का इशू था, जिसके चलते ना तो ये ही पता चल रहा था कि स्टेज पे क्या हो रहा है, वो पीछे की जनता को नहीं पता था, और एक बॉर्डर पे बैठे लोगों को ये नहीं पता चलता था कि दूसरे बॉर्डर पे क्या हो रहा है। और उसके अलावा ये था कि गोदी मीडिया जिस तरीके का नैरेटिव चला के पूरे आंदोलन को डीरेल करने का कोशिश कर रहा था, उसमें भी हमें लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें आंदोलन के अंदर की जो बात है, आंदोलन की जो सच्चाई है, आंदोलन की जो असली कहानियाँ हैं, वो हम लोगों तक ले जा सकें। तो यही दो कारण थे जिसके चलते हमें लगा कि न्यूज़पेपर एक ऐसा ज़रिया हो सकता है जिसके चलते तीनों, अभी 3 नहीं फिर अभी तो 6 हैं, 6 अलग अलग बॉर्डर्स पे जो मोर्चे चल रहे हैं, उनमें आपस में एक कड़ी जुड़ जाए, उनमें आपस में एक कनेक्टिविटी हो जाए, और उसके अलावा जो गोदी मीडिया का जो पूरा नैरेटिव है, फॉल्स नैरेटिव है, उसको भी काउंटर किया जा सके। तो उसी में से ये न्यूज़पेपर निकला, और वही एक वजह है कि हमने इसको बाइलिंगुअल भी रखा, क्योंकि जो सरकार या गोदी मीडिया भी जो बार बार नैरेटिव चलाने की कोशिश करता है ना कि ये तो सिर्फ पंजाब के किसान है, सिर्फ पंजाब के किसान है, ऐसा नहीं है। जितने बॉर्डर हम लोग इस समय देख रहे हैं उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, बड़ी गिनती में इन सब राज्यों से लोग बैठे हुए हैं, और वो ज़्यादातर हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, और उस वजह से हमने इसको हिंदी और पंजाबी में रखा, सो दैट लोगों को ये भी पता चले। हम कोशिश भी करते हैं कि पंजाब की खबरें हिंदी में जाएं और बाकी सूबों की जो खबरें हैं वो पंजाबी में जाए, सो दैट लोगों को पता चलता रहे कि क्या क्या किस किस मोर्चे पे चल रहा है। तो उसी में से ये अखबार का आइडिया आया। और ट्रॉली टॉकीज़ की शुरुआत कैसे हुई? ट्रॉली टॉकीज़ ऐसे ही जब ट्रॉली टाइम्स चलने लगे हैं, तो एक जो हम जिस तरीके से किसान यहाँ पे समय बिता रहे हैं, उसमें जो एक जो गैप हमें दिखा वो ये है कि दिन भर के काम, सुबह खाना बनाने से लेके स्टेज पे जाने से लेके अलग अलग टोलियों में चलने से लेके, वो सब करने के बाद एक जो वक्त शाम डिनर भी अर्ली होता है यहाँ पे, उसके बाद नींद से पहले थोड़े जो वक्त है, उसमें वो एंटरटेनमेंट का स्पेस को हम किस तरीके से एक एंगेजिंग स्पेस बनाया जा सकते हैं। तो वहाँ से हमारा इस सोच का शुरुआत हुआ। देन ट्रॉली टाइम्स तब तक बहुत पॉपुलर एक नाम हो चुका था, और मुकेश ने फिर तुरंत ट्रॉली टॉकीज़ का नाम सजेस्ट किया। देन उसके बाद ऑर्गेनिकली हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा करने में लग गए हैं, और हम अलग अलग जगह से जो कंट्रीब्यूशंस आए उस तरीके से हमने कुछ जो मटेरियल्स चाहिए स्क्रीनिंग के लिए वो हमने इकट्ठा किए। देन अभी हमारा उद्देश्य ये है कि डेली स्क्रीनिंग, जब से हम स्टार्ट किए हैं तब से बीच बीच में रुकावट आई है, जैसे वेदर साथ नहीं दे रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम्स थे, लेकिन हमारा आइडिया यह है कि डेली हम वहाँ पे प्रेजेंट रहें, और 6:30 से लेकर 7 बजे के बीच में हम जो है फिल्म स्टार्ट करें। और एक चीज़ जो फिल्म किस तरीके के फिल्में हम दिखाएंगे, इसके बारे में भी हमने सोचा। तो ये हमारे ध्यान में आया कि यहाँ जितने सारे स्पेसेस हैं वो मिनटों में अपना कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बदल रहे हैं। ये एक समय में डोमेस्टिक स्पेसेस भी हैं, और साथ साथ में पब्लिक स्पेसेस हैं जहाँ लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है, उसके साथ साथ इट्स ऑल्सो स्लीपिंग स्पेस, नाइट शेल्टर है। तो उसी तरीके से हमारा कंटेंट भी डाइवर्स रहेंगे, और उसके साथ साथ हम डेफिनेटली हम प्रोग्रेसिव विचारधारा से जुड़े हुए फिल्में दिखाएंगे, लेकिन हमें ये भी है कि एंगेजिंग ऑडियंस को बिल्ड करना। उसके साथ साथ अभी हमारा कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में फिल्म मेकर्स, एक्टर्स वो भी प्रेजेंट रहें, एक कॉन्वर्सेशन जो हमारे दर्शक के साथ है ना वो चालू हो। और फिलहाल तो लोग जो हैं आते जाते रह रहे हैं, और ग्रेजुअली वी आर बिल्डिंग अप अ टीम जो हमारे शाम को मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वी आर बिल्डिंग रैपो, रोज लोग जो है, अभी तक हमारा पूरा शेड्यूल ऑफ फिल्म्स जो है वो पब्लिसाइज नहीं हुआ है। तो वी आर ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम ईच डे, वी आर इम्प्रोवाइजिंग, लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स अबाउट हाउ टू कंडक्ट द स्क्रीनिंग, और किस तरीके से हम एंगेज्ड ऑडियंस को एक पीरियड में बिल्डअप कर सकते हैं, वो सारे हम कर रहे हैं। तो ये पिलर नंबर 783 जो फेमस हो गया दिल्ली में, इसको लेके आपकी और भी प्लान?
प्लान्स तो कई है, लेकिन वही है कि हम जो प्लान ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं उसमें लाइक हम थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो दैट चीज़ें थोड़ा स्टेडली चलें। लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ एक प्लान जो है, जो आने वाले दिनों में हम शुरू कर रहे हैं, वो है डिस्कशन ग्रुप चलाना, कि रोज़ शाम को यहाँ पे जब क्योंकि हम नहीं चाहते स्टेज के साथ कोई भी टाइम से क्लैश करे, तो जैसे ही स्टेज का टाइम 11 से 3 बजे तक है, ख़त्म होते होते 4 बज जाते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक फिल्म शुरू होने से पहले और स्टेज ख़त्म होने के बाद के बीच का जो टाइम है, उसमें हम डिस्कशन ग्रुप चलाएं। यंग लोग जो किताबें लेके तो जा रहे हैं, उनके साथ एक वार्तालाप भी हो कि वो किताब पढ़ के क्या सोच रहे हैं, क्या उनके आइडियाज़ हैं, या पूरे माहौल को वो किस तरीके से देख रहे हैं, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस वो शेयर करें। तो ये आने वाले दिनों का हमारा एक आइडिया है डिस्कशन ग्रुप चलाने का। और थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मेरी उम्मीद है कि बहुत लोग आएँ और आपके साथ थैंक यू जी।